अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। ये एक और टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं जो कि है प्रोसीजरल फेयरनेस। इससे पहले जो एक ही उसमें 3 टॉपिक्स हैं जो कि लीगल मैक्सिम्स है। एक हमने पहले कल पढ़ा था स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन वाला, और आज ये थर्ड है जो कि है प्रोसीजरल फेयरनेस। ठीक है, इसमें देखना है कि ये क्या है। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो प्रोसीजरल फेयरनेस, वर्ड खुद बता रहा है कि फेयरनेस, इसमें जस्ट अदलो इंसाफ उसकी बात होगी। ठीक है, इसका एक और नेम आपने याद रखना है ताकि आपको अगर टेस्ट में आ भी जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसका एक और नाम होता है नेचुरल जस्टिस। तो प्रोसीजरल फेयरनेस जो कि हम पढ़ेंगे क्या है, उसका एक और नाम होता है नेचुरल जस्टिस। प्रोसीजरल फेयरनेस असल में है क्या कि इसमें सिंपल ये होता है कि अगर आपने किसी के भी खिलाफ कोई एक्शन लिया है या लेना है, अगर आपको लग रहा है कि आपने उसको अरेस्ट करना है, मतलब किसी पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करना है, किसी भी अफसर ने अरेस्ट करना है, आप एज एसडीओ अरेस्ट करने जा रहे हो किसी को, तो ये नहीं कि डायरेक्ट आप अपनी मर्जी से कुछ भी करके ना उसको अरेस्ट कर लो। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करते हुए, एक तो आपको पता है आपने उसको अरेस्ट करना है या कुछ भी उसके खिलाफ एक्शन लेना है, और दूसरा ये कि वो अरेस्ट से लेकर सबसे पहले तो कि अरेस्ट करने से पहले और अरेस्ट करने के बाद जब तक कि उसे सज़ा नहीं मिल जाती, पूरा जो भी प्रोसीजर चलेगा उसमें आपने फेयरनेस शो करनी है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजरल फेयरनेस के इट इज़ फेयर वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। लोगों के साथ डील करना है फेयरली, अदल से, इंसाफ से। जब अथॉरिटी ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले लिया, ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर ने एक्शन ले लिया है, किसी ने भी उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया है, तो जिसके भी खिलाफ एक्शन लिया गया है, बेशक वो एक्यूज्ड पर्सन है, फिर भी आपने उसके साथ जो मामला रखना है वो फेयर मामला रखना है। ठीक है, तो इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट इट इंश्योर्स दैट फेयर ट्रीटमेंट, इट इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट इन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। जितने भी लीगल प्रोसीजर्स होंगे उस बंदे के लिए, उस बंदे के खिलाफ, ठीक है, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होंगे, यानी कि उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपने उसके बारे में जो कुछ भी लिखना है, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो इट इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट, कि उसको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा उसका जो भी लीगल या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो एक अहम बात जो कि यहाँ पर आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, डिसीजन मेकर्स को ने फॉलो करना होता है फेयर प्रोसीजर। तो फेयर प्रोसीजर कौन फॉलो करेगा, डिसीजन मेकर्स फॉलो करेंगे। तो यानी कि ये जो है, जो भी जिसने भी डिसीजन लेना है, चाहे वो जज है जिसने अरेस्ट करना है, जिसने ये सब कुछ करना है, जिसमें एसडीओ आ गए, जिसमें ऑफिसर्स आ गए, उन सब ने क्या करना है, फेयर प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके साथ अदल इंसाफ का काम रखना है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, उन्हें इस्तेमाल करके। वो हम अभी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या राइट्स दिए हैं। ठीक है, अब इवन देखें, इट इंश्योर्स जस्टिस, यहाँ पे भी वही बात आ गई दोबारा कि जस्टिस इंश्योर कर रहा है, फेयरनेस इंश्योर कर रहा है, चाहे फाइनल डिसीजन उस बंदे के खिलाफ ही क्यों ना आ जाए, फिर भी क्या है कि उसके साथ आपने फेयरनेस वाला मामला रखना है। जो उसके राइट्स हैं वो आपने उसे देने ही देने हैं। ठीक है, अब एसडीओ की लैंग्वेज में, एसडीओ के लिए क्या बात बता रहे हैं वो कि व्हेन इन्फोर्सिंग लॉ, कि जब आप लॉ लगा रहे हो या आप किसी भी प्रीमिसेस को सील कर रहे हो, किसी की फैक्ट्री को, किसी की शॉप को सील कर रहे हो, ठीक है, किसी को अरेस्ट कर रहे हो, किसी ऑफेंडर को अरेस्ट कर रहे हो, ये इस तरह का कोई भी मामला कर रहे हो जो कि एसडीओ की ड्यूटी में आता है, आपने पढ़ा भी है ये पीरा लॉ में, पीरा एक्ट में। तो इन सब में क्या करना है, प्रोसेस मस्ट बी फेयर एंड लीगल। ठीक है, इन एसडीओ। ये देखें, अब इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिन्हें फॉलो करना होता है जब भी आप कोई भी लीगल प्रोसीजर करने लग रहे हो किसी बंदे के अगेंस्ट या किसी बंदे के लिए, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर करने लगे हो, तो आपने क्या करना है, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ही करना है। और जो रूल्स, जो प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे वो उस बंदे का राइट होगा। ठीक है, वो उस बंदे का हक होगा कि आप वो रूल्स फॉलो करो। वो अब देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू नोटिस, कि आपने यही नहीं कि जाना है और डायरेक्ट उसको बस अरेस्ट कर लेना है कि बस तू तो गया बेटे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, या ये नहीं कि गए और जाती बस उसकी प्रीमिसेस को आपने बस सील कर दिया बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ किए। तो सबसे पहले क्या है कि उसका ये हक है, और आपके लिए ये रूल है, आपके लिए गाइडलाइन है, और उस बंदे का ये हक है कि उसे नोटिस सेंड करोगे आप पहले। ठीक है, यू हैव टू सेंड द नोटिस। अगर आप किसी की कोई फैक्ट्री, कोई शॉप, कुछ भी सील करने लगे हो, तो नंबर 1 क्या है, राइट टू नोटिस। ठीक है, ये उसका राइट है और आपके लिए ये प्रिंसिपल है, ये रूल है। सेकंड 1 आपका क्या है, राइट टू बी हर्ड।
या इसे कहते हैं हियरिंग रूल भी कहते हैं, कि अब आपने उसे अरेस्ट तो कर लिया, फ़र्ज़ करो, या अरेस्ट करने लगे हो या कुछ भी, तो ये नहीं कि बस हमने बोल दिया जो बोल दिया, तू चुप रह, ये नहीं करना। आपने उससे सुनना है, उसकी साइड की स्टोरी भी सुननी है, उसका मौक़िफ़ लेना है, ठीक है। तो नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी को भी आपने ऐसे नहीं छोड़ देना बगैर सुने कि उसकी साइड की स्टोरी आपने सुनी ही नहीं। मे बी वो उसने अगर कोई काम किया वो गलती से हो गया हो, मे बी उसकी ऐसी कोई इंटेंशन ना रही हो, तो ये सब चीज़ें सुननी है पहले और फिर आपने आगे चलना है। तो ये उसका राइट है, ठीक है। तो ऑफेंडर मस्ट गेट अ चांस टू एक्सप्लेन, कि उसे चांस दिया जाएगा कि आप अपनी बात को एक्सप्लेन करो, ठीक है। लैटिन में अब राइट टू बी हर्ड को लैटिन में हम कहते हैं, मुझे तो लैटिन आती नहीं है पढ़नी, इसलिए हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ऑडी एल्ट्रम पार्टम, ऑडी एल्ट्रम पार्टम, ठीक है। अब इसको ये रट्टा मारना है, ये आपकी लीगल मैक्सिम में भी आता है वर्ड, ठीक हो। क्या पहला रूल क्या था हमारा, कि आपने उसको नोटिस सेंड करना है, ऐसे नहीं जाके अरेस्ट कर लेना या ऐसे नहीं कुछ सील कर देना। सेकंड क्या उसका राइट है, सेकंड राइट ये है कि उसको सुनना है, उसकी साइड की स्टोरी भी आपने सुननी है कि क्या है असल बात, ठीक है। अब थर्ड है इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रूल था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने बिल्कुल ही बायसनेस शो नहीं करनी, ठीक है। इम्पार्शियल होकर आपने डिसीजन लेना है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई, सबसे पहले तो ये ऑफिसर शुडंट बी बायस्ड, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपके किसी से ऐसे रिलेशंस हैं जिसकी वजह से आप बायस हो सकते हो, तो आप स्टेप बैक ले लो, स्टेप बैक, यू शुड स्टेप बैक, ठीक है। और अगर ऐसा हो भी गया कि फिर भी अगर कहीं से वो हो जाता है कि आपका कोई ना कोई रिलेशन था उस बंदे से जो कि एक्यूज है, तो भी क्या होगा, तो भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके आपने जो भी डिसीजन लिया होता है ना, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके फिर उसको क्रॉस चेक किया जाता है। चाहे आपने सही इंटेंशन से और सही ईमानदारी से बिल्कुल फैसला दिया हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, आप पर मजीद एक और इंक्वायरी बिठाई जाएगी और आपके बारे में मजीद वो क्रॉस चेक किया जाएगा कि क्या ये फैसला ठीक है या नहीं है, और आपको उस चीज़ से साइड पर कर दिया जाएगा। अगर आप खुद साइड पर नहीं होते तो कर दिया जाएगा साइड पर, ठीक है। तो ये सही भी है एक किस्म का, क्योंकि इतने ईमानदार आजकल कोई है नहीं, ठीक है। तो ये उसका राइट होता है, एक्यूज्ड पर्सन का राइट है कि उसके लिए उसकी इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। और इसके लिए भी लैटिन वर्ड आ गया नेमो जुडेक्स इन कोसा स्वा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब वैसे ना यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, ये जो बायसनेस होती है ना, बायसनेस की भी दो टाइप्स होती हैं, एक तो पर्सनल होगी और एक नॉन पर्सनल होगी, ठीक है। पर्सनल में क्या आता है कि ऐसा कुछ जो कि सिर्फ आपके अपने बेनिफिट के लिए, यानी जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, हो सकता है आपकी प्रमोशन हो रही हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप वो फैसला ले सकते हो। तो बायसनेस पर्सनल भी हो सकती है और नॉन पर्सनल भी हो सकती है। नॉन पर्सनल कैसे, कि हो सकता है कोई आपका रिलेटिव हो, ठीक है, तो वो भी फैमिली में आ गया ना, तो वो नॉन पर्सनल में आएगा। पर्सनल में वो फायदे जो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात तक के लिए, आपकी प्रमोशन, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कुछ भी। खैर आगे चलते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ रूल जो है, फोर्थ राइट और फोर्थ रूल वो क्या है, एविडेंस बेस्ड एक्शन होना चाहिए। आप जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे, अरेस्ट का लोगे या जो भी, वो पहले आपने ये नहीं कि बस मुंह उठाया और सब कुछ कर दिया, मुंह उठाया और आपने सज़ा सुना दी कि जी तुम्हें तो मार ही देना है, तुम्हें तो 20 साल की सज़ा ही सज़ा है, ऐसा नहीं है। पहले एविडेंस बेस्ड एक्शन होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपको मर्डर हुआ है किसी का तो उसके लिए प्रूफ होने चाहिए, ठीक है। आपने जो भी चीज़ है, अगर किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया था जिसकी वजह से आपने उसको अरेस्ट करना है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए फिर जब आप डिसीजन दे रहे हो, ठीक है। तो प्रूफ होना चाहिए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपने वहाँ जाकर क्या इंस्पेक्ट किया, आपको क्या क्या शक हो रहा है। विटनेस की स्टेटमेंट, जो कि हमने बहुत दफ़ा बहुत से लॉज में, बहुत से एक्ट्स में ये बात पढ़ ली है कि विटनेस स्टेटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो ऐसे नहीं उठा के कुछ भी कर देना, आपने प्रूफ्स पर रिलाई करना है, अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो आप बनाओगे, विटनेस स्टेटमेंट एंड मैनी मोर, ठीक है। नो आर्बिट्ररी एक्शन, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना जो आपने बस रैंडमली अपनी चॉइस पर कर लिया। क्या है, अब आपने उसे बोलने का मौका देना है, प्रूफ्स ढूंढने हैं, सब कुछ करना है और फिर जाके आपका डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 क्या था, नोटिस भेजना है। नंबर 2 क्या था कि आपने उसकी बात सुननी है। नंबर 3 क्या था कि आपने बायसनेस बिल्कुल शो नहीं करनी, चाहे वो पर्सनल अपने उसकी वजह से हो या नॉन पर्सनल, चाहे फैमिली कोई रिलेटिव्स की वजह से, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ की वजह से हो, आपने कहीं बायसनेस शो नहीं करनी। और अगर आपको लग रहा है कि बायसनेस हो रही है या आपका कोई रिलेटिव है, तो आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए, वरना आपको खुद ही स्टेप बैक करवा दिया जाएगा, ठीक है। एविडेंस बेस्ड एक्शन होना चाहिए कि आपने प्रूफ्स पर रिलाई करना है, ऐसे नहीं उठा के कोई भी स्टेटमेंट दे देनी। उसके बाद जो है
लास्ट वन इज द प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी पनिशमेंट उसे दी है वो उसी नौयत की होनी चाहिए जितना उसने गुनाह किया है, ठीक है, जितनी उसने सजा की है। ये नहीं कि अगर उसने छोटा मोटा कोई हार्म कर दिया था किसी को और उसके बदले आपने क्या किया हो कि सजाए मौत सुना दी, ऐसा नहीं। माइनर वायलेशन है तो क्या करोगे, फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री ने किसी उसने माइनर वायलेशन किया तो आप क्या करोगे, उसे फाइन कर दोगे और उसे वार्निंग दे दोगे, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का ये मतलब होता है कि आपके जो पनिशमेंट है वो अलाइन करनी चाहिए उसके ऑफेंस के साथ, ठीक है। तो ये थे रूल्स जो कि फॉलो करने और ये उस बंदे का हक भी है, ओके। अब देखें, हम जो देख रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि उसका हक है, उसका हक है, उसका हक है जी, एक्यूज्ड है चाहे जो भी है, चाहे खिलाफ उसके फैसला आना है, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने फेयरनेस रखनी है, उसका हक है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं, वो हक दिया किसने है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, उस बंदे को हक दिया है, ठीक है। कि तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन आपके इससे रिलेटेड जो है ना वो अगर हम कुछ कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स हैं जो गारंटी किए हैं कि हर हाल में होंगे ही होंगे। जैसे आर्टिकल 4 क्या कह रहा है, उसने कहा कि हर सिटीजन के पास ये राइट है कि उसे लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, ठीक है। कि अगर आपने उसे अरेस्ट भी करना है तो आप लॉ के अकॉर्डिंग करोगे, अरेस्ट करने के बाद क्या करना है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अरेस्ट कुछ भी करना है आपने डिसीजन देना है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये हर सिटीजन के पास है, आर्टिकल 4 कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए पर्सन की, यानी नो अनलॉफुल, ऐसे नहीं कि बगैर किसी लॉ के आप उसे अरेस्ट कर लो, कोई ऐसे अनलॉफुल डिटेंशन नहीं होगी, कोई अनलॉफुल अरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 10 क्या कह रहा है कि आपने सेफ गार्ड करना है, यानी कि आपने जिसको अरेस्ट किया है, देखिए आपने उसे ये बात बतानी है कि हम इस बेस पर आपको अरेस्ट करने आए हैं, ये आपके खिलाफ वारंट है, हम इस बेस पर आपको अरेस्ट करने आए हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही आर्टिकल 10 आपको ये भी वो देता है, फैसिलिटी दे रहा है, आपका राइट है कि आपको अगर अरेस्ट कर भी लिया गया है या होने वाले हो कुछ भी तो आपको एक्सेस दी जाए लॉयर की तरफ। जैसे अगर आपने देखा भी अक्सर जहाँ पर आपको लॉयर हायर नहीं करते वहाँ गवर्नमेंट आपको देती है, पब्लिक उसमें ना एक लॉयर आपको मिलता है पब्लिक। तो ये आपका हक है कि आपको बताया जाए, इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स, बताया जाए कि किन बेसिस पे आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या वजह थी, और आपको लॉयर तक एक्सेस दी जाए, ठीक है। फिर 10A है, 10A कहता है आपको जो ट्रायल शुरू होगा फेयर बेस्ड होना चाहिए और शुरू होना चाहिए। फिर आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि डबल पनिशमेंट, एक ही सजा के लिए डबल पनिशमेंट ना मिल जाए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे फिर आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, मेंटेनेंस ऑफ डिग्निटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग पढ़ चुके हो या पढ़ोगे, जिसने तैयार कर लिया उसे पता होगा, जिसने तैयार करना है वो आगे कर लेगा, ठीक है। 14 कह रहा है कि उसकी डिग्निटी मेंटेन की जाए। 23 और 24 आर्टिकल कह रहा है कि किसी भी बंदे के पास ये इख्तियार होता है कि वो चाहे तो अपनी पास ज़मीन रख सकता है, वो चाहे तो अपनी ज़मीन को बेच सकता है, वो चाहे तो अपनी ज़मीन डिस्पोज ऑफ कर सकता है। आप उसकी ज़मीन को सीज नहीं कर सकते हो लॉ के बगैर, जब तक ये कोई ऑथेंटिक लॉ नहीं मिल जाता कि हाँ इसकी ज़मीन से ये हो रहा है, आप ऐसे उसे सीज नहीं कर सकते हो बगैर किसी वजह के, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स थे। आगे है ये कि ये लास्ट ही है वैसे एप्लीकेशन, अगर आप SDEO हो, ठीक है, तो आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी कि फेयरनेस के मामले में आपने उसको किस तरह चलना है। कि अगर आप नंबर 1 इज दैट जब आप इंस्पेक्शन कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, इंस्पेक्शन हो रही है, तब आपने क्या क्या करना है, आपने इशू करना है रिटर्न नोटिस, ठीक है, ये अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके अलावा कोई भी सरप्राइज हरासमेंट नहीं शुरू कर देनी, जाते नहीं तोड़ फोड़ नहीं शुरू कर देनी, आप उसे नोटिस जारी करोगे। पहली बात तो हरासमेंट करनी नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो भी वो सरप्राइज वाली नहीं होनी चाहिए, पहले उसे आगाह करो कि बच्चा जी हम आ रहे हैं, रेडी रहो, ठीक है। फिर अगर आप किसी शॉप को किसी भी चीज़ को सील करने जा रहे हो तो क्या होना चाहिए, एविडेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जो भी आपको वहां से एविडेंस मिला है वो उसे डॉक्यूमेंट करो। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में जहां से आपको खबर मिली वो आपके पास होने चाहिए। वायलेटर जो भी था उसको एक चांस मिलना चाहिए, आप उसे वार्निंग दोगे या फाइन लगा दोगे और पहले उसे चांस दोगे कि हो सकता है वो जो इसने पहले काम किया जिसकी वजह से वो ऑफेंडर बना अब ना बने, तो उसे चांस दोगे आप वायलेटर को कि वो अब कंप्लाई करे, जो भी अब लॉ है उसके अकॉर्डिंग चले। उसके बाद है अगर अरेस्ट कर रहे हो आप या पेनल्टीज लगा रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने वही बात आगे दोबारा से एक्सप्लेन करना है ग्राउंड्स को, कि आपने उसको वजह बतानी है कि बच्चा इस वजह से हो रहा है, पुत्र तेरे साथ ही है, ठीक है, वजह बतानी है आपने, मेंशन करनी है लीगल प्रोविजंस जो भी है उसकी। उसके बाद लास्ट वन इज द मेंटेन रिकॉर्ड कीपिंग, कि जो भी आप वहां पर देखोगे, जितने भी आपको एविडेंस मिल रहे हैं, सब कुछ आपने
अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना ही करना है। इससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। और समटाइम्स क्या होता है कि कोई बंदा आपके खिलाफ जाके अपील भी कर सकता है, आपको पता ना ये बात। तो इससे रिकॉर्ड कीपिंग से क्या फायदा होगा, आप अपने आप को डिफेंड कर पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होता है एक और आपको, कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी होती है। तो ये था प्रोसीजरल फेयरनेस, जिसमें हमने क्या देखना है कि कोई भी स्टेप किसी के भी खिलाफ उठाया जाएगा तो उस पूरे स्टेप में फेयरनेस होनी चाहिए। उसके जो जो राइट हैं उसे दिए जाएंगे, कि अगर अरेस्ट कर लिया है जी तो उसको एक्सेस दी जाएगी कि आप लॉयर अपना हायर करें, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी को प्रीमिसेस सील करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो आप उसे नोटिस देंगे। किसी भी मामले में आप कोई भी हो, आपने बस प्रोसीजरल फेयरनेस शो करनी है, ठीक है। चाहे लीगल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, फेयरनेस शो करनी है। दिस इज योर टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।